वक्फ बिल पर सुनवाई की, इंडिया गठबंधन की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखेंगे नीतीश के खिलाफ बीजेपी की बड़ी साजिश को, आतंकी तहव्वुर राणा की भारत वापसी को, जानेंगे आदिवासी की जमीन पर बुलडोजर चलाने को लेकर कैसे घिर गई बीजेपी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा अवमानना का नोटिस। एसएससी घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ की थी टिप्पणी। प्रियंका ने वायनाड भूस्खलन के लिए कर्ज माफी न करने पर केंद्र सरकार को सुनाई खरी खोटी, कहा मोदी सरकार ने किया विश्वासघात। 12 अप्रैल को मिलेगा तमिलनाडु बीजेपी को नया अध्यक्ष, अन्नामलाई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल नहीं। ओलंपिक में हुई क्रिकेट की एंट्री, 6 टीमों के बीच होगी जंग। 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में क्रिकेट का खेल भी होगा। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। वक्फ कानून अब देश में लागू हो चुका है, लेकिन इस कानून का विरोध थमता नहीं दिख रहा, बल्कि लगातार तेज होता जा रहा है। वक्फ कानून के खिलाफ विपक्षी पार्टियों और मुस्लिम संगठनों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दायर की गई। कोर्ट ने सुनवाई की तारीख और बेंच तय कर दी है। तो क्या एफसी रोक देगा वक्फ संशोधन कानून और कब होगी सुनवाई? जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। वक्फ संशोधन कानून इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। कानून बनने के बाद अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई है, क्योंकि वो आखिरी उम्मीद है। वहीं सुप्रीम कोर्ट भी मामले को समझ रहा है और जल्द सुनवाई करने वाला है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों की पीठ वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर इस संबंध में जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन भी याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली इस पीठ में शामिल होंगे। वक्फ अधिनियम 2025 की वैधता को लेकर कई सांसदों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में लगातार चुनौती दी जा रही है और अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है। पश्चिम बंगाल के तेज तर्रार सांसद और तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने वक्फ अधिनियम को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। महुआ से पहले उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क ने भी हाल ही में वक्फ मुद्दे पर शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। इसके अलावा वक्फ कानून को लेकर देश में मचा संग्राम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दिल्ली से लेकर कोलकाता और पटना से लेकर भोपाल तक प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एक तरफ विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है, तो दूसरी ओर कई मुस्लिम संगठनों का सरकार के खिलाफ मोर्चा तेज होता जा रहा है। आज से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन तेज करेगा। वक्फ बचाओ मुहिम के पहले दौर का आगाज 10 अप्रैल से हो गया है, जो 7 जुलाई तक चलेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि ये मुहिम शाह बानो मामले की तरह शहर से लेकर गांव तक चलाई जाएगी। इसके तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हर जिला मुख्यालय पर धरना होगा, डीएम के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा जाएगा और देश के बड़े 50 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। यानी मुस्लिम संगठनों और विपक्ष ने मोदी सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी कर ली है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट मामले में क्या रुख अपनाता है। वक्फ कानून को लेकर विवाद थमता नहीं दिख रहा। इस बीच डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का मुद्दा भी गर्मा गया है। इंडिया गठबंधन ने इस कानून के हालिया संशोधनों को दमनकारी करार दिया। साथ ही इससे नागरिकों के अधिकारों और प्रेस की आजादी पर पड़ने वाले असर की आलोचना भी की। इससे पहले सिविल सोसाइटी संगठनों ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य नेताओं से मुलाकात की और इस मुद्दे को उठाया था, जिसके बाद गठबंधन ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक सामूहिक याचिका सौंपने का फैसला किया। देखिए रिपोर्ट। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर इंडिया गठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गहरी चिंता जताई है। कांग्रेस ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस एक्ट के हालिया संशोधनों से नागरिकों के अधिकारों और प्रेस की आजादी पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। संसद सत्र के दौरान भी इंडिया गठबंधन के दलों ने इस मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बताया कि ये एक्ट 2023 में मणिपुर को लेकर अविश्वास प्रस्ताव के बीच पारित किया गया था। तब से गठबंधन इसकी समीक्षा कर रहा है और इसके प्रभावों को समझने के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि संशोधनों का स्वरूप दमनकारी है। इस कानून के तहत डेटा संरक्षण के नाम पर सरकार को असीमित शक्तियां मिल सकती है, जो गोपनीयता और अभिव्यक्ति की आजादी को प्रभावित कर सकती है। बता दें कि हाल ही में सिविल सोसाइटी संगठनों ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य इंडिया गठबंधन के नेताओं से मुलाकात की थी। इस दौरान डेटा प्रोटेक्शन बिल से पैदा होने वाली चिंताओं पर विस्तार से चर्चा हुई।
इसके बाद गठबंधन ने फैसला लिया कि वे एक सामूहिक याचिका तैयार करेंगे, जिसे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को सौंपा जाएगा। गठबंधन का कहना है कि इस एक्ट में संशोधन कर इसे नागरिक के हितों के मुताबिक बनाना जरूरी है, ताकि डिजिटल युग में लोगों की निजता और स्वतंत्रता सुरक्षित रह सके। इंडिया गठबंधन की ये मुहिम आगे बड़ा रूप ले सकती है। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वो नागरिकों के अधिकारों के लिए डटे रहेंगे, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं बिहार में भी एनडीए में बढ़ती खींचतान को लेकर पार्टी मुश्किल में दिखाई दे रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री पद के योग्य बताया है, जिसे नीतीश के खिलाफ बीजेपी की बड़ी साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बक्सर से पूर्व सांसद और भारत सरकार के पूर्व मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, उन्हें उप प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य माना जाना चाहिए। चौबे ने यह बयान बक्सर में एक कार्यक्रम के दौरान दिया, जहां उन्होंने नीतीश कुमार की राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका की सराहना की। उनका मानना है कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाए जाने से बिहार का विकास तेजी से होगा। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर ऐसा होता है तो देश को बिहार से जगजीवन राम के बाद दूसरा उप प्रधानमंत्री मिलेगा, जो राज्य के लिए गर्व की बात होगी। अश्विनी चौबे ने कहा कि उनका अनुभव और नेतृत्व बिहार के साथ साथ देश के लिए लाभकारी हो सकता है। इससे पहले बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी नीतीश कुमार को उप मुख्यमंत्री कह दिया था। इन बयानों से बिहार की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन अश्विनी चौबे का बयान आने के तुरंत बाद जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का भी बयान सामने आ गया। उन्होंने साफ किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब एनडीए में नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर अटकलें तेज हैं। ऐसे में इस बयान के गहरे राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि क्या अब सीएम के तौर पर ये नीतीश कुमार का आखिरी कार्यकाल होगा और इसके बाद अब उन्हें केंद्र से बुलावा आ सकता है। अब ये देखना बाकी है कि क्या नीतीश कुमार वास्तव में इस पद की ओर बढ़ते हैं या ये चौबे की केवल एक राजनीतिक बयानबाजी है। नीतीश के खिलाफ बीजेपी की साजिश अब सामने आ गई है, तो वहीं भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले तहव्वुर राणा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। राणा को अमेरिका से भारत लाया गया है। तहव्वुर राणा पर मुंबई हमले की साजिश रचने का आरोप है। भारत पहुंचते ही राणा को गिरफ्तार कर लिया गया। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत का आरोपी 2008 के मुंबई आतंकी हमलों की साजिश में शामिल तहव्वुर राणा आखिरकार एनआईए के हाथ लग गया है। एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद तहव्वुर राणा का अमेरिका से भारत प्रत्यर्पण सफल रहा। दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर उसे अमेरिका से भारत लाने वाले स्पेशल प्लेन की लैंडिंग हुई, जिसमें जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया एजेंसी रॉ की एक ज्वाइंट टीम भी मौजूद थी। एनआईए ने उसे एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया, जहां से उसे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल में हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा जाएगा। जेल प्रशासन ने इसके लिए जरूरी इंतजाम भी कर लिए हैं। कनाडा की नागरिकता रखने वाले तहव्वुर राणा को 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। उसे अमेरिका में लश्कर तैयबा का समर्थन करने के लिए दोषी ठहराया गया था और अब तक वो लॉस एंजलिस के एक डिटेंशन सेंटर में बंद था। तहव्वुर राणा ने कई कोशिशें की थी इस प्रत्यर्पण से बचने के लिए। खुद को पार्किंसन बीमारी से पीड़ित बताते हुए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और दावा किया था कि अगर भारत डिपोर्ट किया गया तो उसे प्रताड़ित किया जा सकता है। हालांकि अब जब वो भारत आ गया है तो उसे मेडिकल टेस्ट, कोर्ट में पेशी और पूछताछ की प्रक्रिया से गुजरना होगा। भारत की जनता उसे कठोर से कठोर सजा देने की मांग कर रही है। आपको बता दें कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में लश्कर तैयबा के 10 आतंकियों ने हमले किए। 4 दिनों तक चले इन हमलों में कुल 175 लोगों की जान चली गई, जिनमें 9 हमलावर भी शामिल थे और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। भारत के इतिहास में ये घटना काफी हृदय विदारक है। राणा की गिरफ्तारी के बाद जल्द ही एनआईए की तरफ से कोर्ट में चार्जशीट पेश कर केस शुरू किया जा सकता है, जिससे उसे जल्द ही सजा दिलाई जा सके। तो वहीं मध्य प्रदेश में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां आदिवासी परिवार को सजा देने के लिए प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी किनारे रख दिया। सिर्फ 24 घंटे में नोटिस से लेकर फैसला सब कुछ हो गया। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के गुना जिले में बीजेपी के कार्यालय निर्माण के लिए जमीन आवंटन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मोहन यादव सरकार की कैबिनेट ने हाल ही में गुना में बीजेपी कार्यालय के लिए 3110 वर्ग मीटर यानी लगभग 1.5 बीघा सरकारी जमीन आवंटित करने का प्रस्ताव पारित किया। इस जमीन की रजिस्ट्री बीजेपी नई दिल्ली के नाम पर की गई, जिसके बदले पार्टी ने शासन को 1,51,29,29,420 रुपए अदा किए।
रजिस्ट्री शुल्क 14 लाख रुपए निर्धारित किया गया, लेकिन इस जमीन पर पिछले 5 दशकों से आदिवासी परिवार काबिज था, जिसे हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। इस कार्रवाई के दौरान एक 80 वर्षीय बुजुर्ग आदिवासी महिला को पुलिस कस्टडी में रखा गया, जो मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन प्रशासन ने सख्ती दिखाई। विरोध की कोशिश करने वाले दूसरे लोगों को भी नजरबंद कर लिया गया। जमीन पर काबिज नैनकराम भील ने बताया कि वो 50-60 साल से इस जमीन पर रह रहा था और नगर पालिका में टैक्स भी जमा करता था। उसे एक दिन पहले नोटिस दिया गया और अगले ही दिन कार्रवाई कर दी गई। नैनकराम के बेटे लाखन सिंह ने कहा कि उसने उसी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाया और परिवार के साथ रह रहा था। इस मामले में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मोहन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि गरीब आदिवासियों को विस्थापित कर उन्हें पट्टे दिए जाएं। उन्होंने गुना कलेक्टर से अनुरोध किया कि जब तक वैकल्पिक जमीन और पीएम आवास योजना की राशि नहीं मिलती, तब तक परिवारों को ना हटाया जाए। ये विवाद अब राजनीतिक रंग ले चुका है। बुलडोजर एक्शन पर बीजेपी घिर गई है तो मणिपुर हिंसा को लेकर अमित शाह सवालों के घेरे में है। मणिपुर लगभग 2 साल से जातीय हिंसा की चपेट में है। अभी भी हालात सामान्य होते नहीं दिखाई दे रहे और अब एक बार फिर राज्य में हिंसा भड़क उठी है। चुराचांदपुर जिले के कुछ हिस्सों में 2 अलग-अलग जनजातियों में एक बार फिर विवाद देखने को मिला, जिससे तनाव बढ़ गया, जिसकी वजह से प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी। राज्य के चुराचांदपुर जिले के कुछ हिस्सों में 2 अलग-अलग जनजातियों में एक बार फिर विवाद देखने को मिला, जिसकी वजह से प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया। विवाद के पीछे की वजह सामुदायिक झंडे को लगाना बताया जा रहा है। तनाव के माहौल के बीच भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। इसके साथ ही पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। इसकी जानकारी एक नोटिफिकेशन के जरिए दी गई है। ये क्षेत्र चुराचांदपुर उपमंडल के वीर मुनहोई और रेंगकाई गांवों के बीच है। यहाँ झंडा फहराए जाने के बाद जोमी और हमार जनजातियों के बीच तनाव पैदा हो गया। हालांकि अधिसूचना में कहा गया है कि लोगों को जरूरी वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए 17 अप्रैल तक जिले के बाकी क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। कलेक्टर ने दोनों गांवों के लोगों की बैठक ली। इस दौरान दोनों समुदायों ने कहा कि ये विवाद जाति नहीं जमीन का है। बैठक में लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहें न फैलाने की अपील की गई। अधिकारियों ने बताया कि बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि दोनों गांवों के बीच भूमि विवाद के मुद्दे को प्राधिकारों के जरिए सुलझाया जाएगा। इस घटना ने गृह मंत्री अमित शाह के उन सभी दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें अमित शाह ने संसद में कहा था कि मणिपुर के हालात सामान्य हैं। बीते 4 महीने से यहाँ कोई हिंसा नहीं हुई। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर राज्य के हालात वाकई में कंट्रोल में हैं, तो सरकार को कर्फ्यू लगाने की क्या जरूरत पड़ी। मणिपुर में हालात संभलते नहीं दिखाई दे रहे, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसलों ने पूरी दुनिया के हालात बिगाड़ दिए हैं। दुनिया भर के शेयर बाजार क्रैश हो गए। वैश्विक मंदी की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में कई देशों ने अमेरिका के टैरिफ का मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन अब ट्रंप ने अपने टैरिफ के फैसले पर रोक लगा दी है। इसके बावजूद चीन अमेरिका के बीच जंग खत्म नहीं हो रही। तो क्यों बैकफुट पर आए अमेरिकी राष्ट्रपति, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने टैरिफ के अपने फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। ट्रंप ने भारत समेत 75 से ज्यादा देशों को बड़ी राहत दी है। अपने फैसले के पीछे के कारणों पर बात करते हुए राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि 75 से ज्यादा देशों ने अमेरिका के प्रतिनिधियों को बुलाया है और इन देशों ने मेरे मजबूत सुझाव पर अमेरिका के खिलाफ किसी भी तरह से जवाबी कार्रवाई नहीं की है। इसलिए मैंने 90 दिन के विराम यानी पॉज को मंजूर किया है। हालांकि ट्रंप ने अपने फैसले से पीछे हटने के लिए इन देशों के सकारात्मक रवैये का हवाला दिया, लेकिन अमेरिकी टैरिफ की घोषणा के साथ ही जिस तरह के हालात पैदा हो गए थे, उसे देखते हुए उनका ये बयान गलत नजर आ रहा है, क्योंकि कई देशों ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली। चीन अमेरिका आमने सामने आ गए। वैश्विक बाजारों में भारी गिरावट आ गई थी, जिसे देखते हुए वैश्विक मंदी की आशंका जताई जा रही थी। ऐसे में आलोचकों का कहना है कि ये कदम वैश्विक बाजारों में गिरावट और भारी आलोचना के बाद उठाया गया यू टर्न है। ट्रंप ने भले ही कई देशों को राहत दी हो, लेकिन चीन को लेकर उनके रुख में कोई बदलाव नहीं है। उन्होंने चीन पर टैरिफ में और बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए कहा कि चीन ने ग्लोबल मार्केट के लिए सम्मान नहीं दिखाया है, इसी वजह से मैं उस पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर रहा हूं। उम्मीद है कि चीन जल्द ये समझेगा कि अमेरिका और दूसरे देशों को लूटने के दिन चले गए हैं। आपको बता दें कि बीते दिन अमेरिका के 104% टैरिफ के जवाब में चीन ने 84% का जवाबी शुल्क लगाया था। साथ ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में अमेरिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। चीन अमेरिका में बढ़ती इस जंग ने सबको चिंता में डाल दिया है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।
कोने से आवाज उठी है कि कुशासन बाबू, माफ कीजिएगा, सुशासन बाबू को डिप्टी पीएम बनाया जाए। अगर ये बात सही भी होती है तो केंद्र में एक नहीं बल्कि 2 डिप्टी पीएम बनाना पड़ेंगे साहेब को, क्योंकि वो जो दूसरा बंदा बैठा हुआ वो कोई भांग खा के तो बैठा नहीं है। उसको केंद्र से मिलने वाली सहायता किसको कितनी कब मिल रही है ये सब पता रहता है, और केंद्र सरकार की 3 पायों की जो कुर्सी है उसको मदद देने वाला वो बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, और इस मदद के जो बदले में वो कीमत भी लगातार तब से केंद्र से वसूल रहा है।